हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट पेपर ICAI का। और आज हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमी का। और मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे आप जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी में फीचर्स होते हैं बेटा, वो प्राइवेट सेक्टर भी है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, और वहाँ पे एक कंबाइंड सेक्टर भी होता है जिसमें दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिलेगा, पब्लिक सेक्टर भी मिलेगा और कंबाइंड सेक्टर भी मिलेगा। तो दोनों तीनों आपको मिलेंगे। सो राइट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पर कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसकी डीमेरिट क्या है? तो डीमेरिट सबसे बड़ी ये है कि वहां पे जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, ह्यूमन राइट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ह्यूमन राइट्स मैटर नहीं कर रहे वहां पे। ह्यूमन राइट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे प्रॉपर्टी के राइट्स होते ही होते हैं, और ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी वेलफेयर के लिए काम करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है, और यहां पर प्रॉपर्टी राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट से। सो द राइट आंसर इज ए। इसके बाद हम चलते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं बेटा, यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको इंक्लूड किया जाएगा? तो देखिए, प्रोडक्ट प्राइसिंग भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है और फैक्टर प्राइसिंग भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो यहां पे राइट ऑप्शन है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होगी वो हमने पढ़ा था मार्केट में। और फैक्टर प्राइस कैसे डिसाइड होगी? तो फैक्टर्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, आप जानते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और उनके रिटर्न्स क्या होते हैं? लैंड के अगेंस्ट पे क्या मिलता है? रेंट। कैपिटल के अगेंस्ट पे क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। लेबर को क्या मिल रही है? वेजेस एंड सैलरीज। तो वो सारा डिटर्मिनेशन जो है उसकी स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। सो यहां पर राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्कैरसिटी डेफिनेशन देने वाले इकोनॉमिस्ट थे रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने कहा था रिसोर्सेज आर स्केयर एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर स्केयर, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ये तीनों एक साथ होते हैं तब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है चॉइस मेकिंग की, और ये डेफिनेशन जो है वो रॉबिन्सन की है। स्नोब इफेक्ट क्या है बेटा? किसे कहते हैं बेटा हम स्नोब इफेक्ट? सो बेसिकली अगर स्नोब इफेक्ट की बात करें तो बेटा यहां पर ये प्राइस का फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा, क्योंकि प्राइस का फंक्शन होता तो बेटा ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है स्नोब इफेक्ट। तो यहां पे अदर फैक्टर्स का इस पे इफेक्ट होता है बेटा, यहां पे प्राइस का इफेक्ट नहीं होता है बेटा। तो बेसिकली स्नोब इफेक्ट जो है बेटा वो प्रेस्टिजियस गुड्स के लिए आता है, और वो चीज इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि उसकी जो प्रेस्टीज वैल्यू है वो ज्यादा होती है बेटा, वहां पे प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है। सो इस केस में यहां पे राइट ऑप्शन जो है आपका वो है ए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं हम। Which of the following are the determinants of price elasticity of demand? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं? तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट बिल्कुल इफेक्ट करती है प्राइस इलास्टिसिटी को। टाइम पीरियड भी करता है, टाइट डिमांड भी करती है। सो यहां पे राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सभी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ओनली स्लाइटली बिलो जीरो। जीरो से थोड़ा सा नीचे है मतलब वो नेगेटिव है, यानी कि वो नेगेटिव है और बहुत ज्यादा नहीं है, बस स्लाइटली बिलो जीरो है। तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कि वो कॉम्प्लीमेंट है, और यहां पर वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है। तो बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है, और दोनों आंसर हो सकते हैं सही, लेकिन वेरी हाई नहीं कह सकते क्योंकि यहां पे बिल्कुल स्लाइटली बिलो जीरो कहा गया है। और आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, आप जानते हैं, बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी बेटा। तो पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होगी तो कार की डिमांड डिक्रीज होगी, रिलेशन तो नेगेटिव है। रिलेशन क्या है यहां पे? नेगेटिव। सो नेगेटिव है, तो यहां पर वीक कॉम्प्लीमेंट तो कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट नहीं कहेंगे हम उसको, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है वो। इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट लेके आए थे J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। मार्शल जो है वो लेके आए थे हमारी
कार्डिनल अप्रोच को। तो कार्डिनल अप्रोच लाने वाले कौन थे? मार्शल। ऑर्डिनल लाने वाले कौन थे? J.R. हिक्स एंड R.J.D. एलन। सो द राइट आंसर इज ए। द रेट एट विच द कंज्यूमर इज प्रिपेयर टू एक्सचेंज गुड एक्स एंड वाई। आप एक्स के लिए वाई को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि यहां पे हमारा आंसर होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप एक्स की एक यूनिट के लिए वाई की जितनी यूनिट सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो हमारा इसका राइट आंसर होगा बेटा। उसके बाद मुद्दा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होती है बेटा। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का केस होता है ये डिमांड कर्व DD है। व्हेन प्राइस इज OP देन डिमांड इज OQ। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, दैट इज केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहां पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न इसका राइट आंसर है, क्योंकि यहां पर कंसर्न गुड की प्राइस इंक्रीज हुई है और कंसर्न गुड की डिमांड डिक्रीज हुई है। कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो ये केस है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। सो द राइट आंसर इज बी। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अप्रोच, तो अप्रोच बेटा इसकी हमेशा प्रैग्मेटिक होती है। अब आप सोचेंगे कि नॉर्मेटिव भी तो होती है, नॉर्मेटिव अप्रोच नहीं है इसकी, नॉर्मेटिव स्टडी की जाती है इसमें। हम बेसिकली इसमें ये देखते हैं कि व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, लेकिन अप्रोच हमेशा प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, थियोरेटिकल अप्रोच नहीं है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ रियलिस्टिक अजम्पशंस पे चलता है। अनरियलिस्टिक अजम्पशन नहीं, सिर्फ अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां पर हम 4P की बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में जब हमने 4P पढ़े थे तो हम जानते हैं कि वो 4P कौन कौन से होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन सा P नहीं होता है। सो उस P में पॉपुलेशन का भी नहीं होता है। प्राइस होता है, प्लेस होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रमोशन होता है, लेकिन पॉपुलेशन का भी नहीं होता है। सो यहां पे पॉपुलेशन जो है बेटा वो गलत है। किंग डिमांड कर्व क्या एक्सप्लेन कर रहा है? जो किंग डिमांड कर्व है वो क्या एक्सप्लेन करता है बेटा? क्या एक्सप्लेन करता है यहां पर? तो यहां पर हम बात करेंगे कि द प्रोसेस बाय विच ओलिगोपोलिस्ट मर्ज। तो मर्ज तो बेटा क्यों करेगा बेटा? वो कोलिजन का काम भी क्यों करेगा बेटा? क्योंकि जब पे कोलिजन और मर्ज हो जाएंगे तो वहां पे तो किंग डिमांड कर्व बनेगा ही नहीं। किंग डिमांड कर्व का रीजन क्या होता है? किंग डिमांड कर्व का रीजन होता है प्राइस रिजिडिटी। प्राइस रिजिडिटी मीन्स कि अगर एक ने प्राइस कम किया, सपोज 4 कंपनीज एक ही प्राइस से बेच रही हैं, एक ने प्राइस कम की तो बेटा सब ने कम की, लेकिन एक ने अगर इंक्रीज की तो कोई रिएक्शन नहीं है। तो जब वो यहां पे मर्ज हो जाएंगे या कोलिजन में आ जाएंगे तब तो प्राइस वॉर का कोई चांस ही नहीं बेटा उनमें। तो ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते यहां पे। और वहां पे प्राइस एंड आउटपुट आर सेंसिटिव टू चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट से तो डिसाइड खैर होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन यहां पर यह है कि वो जो प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं वहां पे वो इनफ्रीक्वेंटली, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू चेंज जो हुआ है किसी दूसरे का, उसके बेस पर प्राइस को चेंज करते हैं, खुद चेंज नहीं करते बेटा कभी। यहां पर चेंज करते हैं, सामने वाले ने किए तो हमें करनी पड़ेगी, उसने प्राइस डिक्रीज किया तो हमें भी करनी पड़ेगी, और उसने इंक्रीज किया तो हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। सो प्राइस रिजिडिटी यहां पर मेन रीजन है, जिसकी वजह से बेस्ट ऑप्शन है यहां पे डी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेस। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कब इंक्रीज होती है? तो जब एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में क्या होता है? एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं कि वहां पे हर चीज की प्राइस इंक्रीज हो रही होती है, और जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे इंक्रीज होती है, बिल्कुल होती है। 15th क्वेश्चन कह रहा है विच इज मोर प्रोन टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है बेटा वो इंडस्ट्रीज पे पड़ता है, और खासकर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है बेटा। अगर वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज पे, तो आप बता सकते हैं कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 16। सो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग द मॉनेटरी पॉलिसी इज डायरेक्टेड एज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग इन द शॉर्ट रन।
तो बेटा सबसे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्ट करेगी, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करेगी इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज करने के हम बाकी चीजों पे इफेक्ट डाल सकते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे ग्रोथ रेट हो, इन सब पर इफेक्ट डाल सकती है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पे डायरेक्टली सबसे पहले किसको इफेक्ट करेगा? इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्ट आरबीआई से जुड़ी है बेटा, और आरबीआई जो है वो सीआरआर, एसएलआर, रेपो, रिवर्स रेपो, इन सबको चेंज करता है बेटा, और इन सबको चेंज करके ही बाकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब लॉन्ग रन पीरियड की बात यहां पे हो रही है, यहां पे लॉन्ग रन की बात हम कर रहे हैं बेटा। तो लॉन्ग रन में क्या होता है बेटा? नॉर्मल प्राइस कहां पे डिसाइड होती है बेटा? सो यहां पे कॉम्पिटिटिव फर्म की बात हो रही है बेटा, यहां पर P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर हमेशा होता है बेटा। यहां पर लॉन्ग रन की बात हो रही है बेटा, और लॉन्ग रन में आप जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर इक्वल्स टू एल एम सी इक्वल्स टू एल ए सी इक्वल्स टू एस एम सी इक्वल्स टू एस ए सी, सारे इक्वल होते हैं बेटा। तो ए सी और एम सी इक्वल होते हैं बेटा। यहां पर ए सी और एम सी क्यों इक्वल हैं? बिकॉज सब इक्वल है बेटा। लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सब इक्वल होते हैं बेटा। सो P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर, तो यहां पर सारी चीजें सेम होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए राइट आंसर यहां पे ए सी एंड एम सी और प्रोडक्शन। अब यहां पे प्राइस के इक्वल भी है, यहां पे ये चीज ध्यान रखना कि प्राइस के इक्वल भी है। वो देखिए P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है अपनी? एम आर इक्वल्स टू एम सी। सो एम सी इक्वल्स टू एम आर एंड एम आर इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है बेटा। तो एम सी किसके इक्वल हो गई बेटा? प्राइस के इक्वल हो गई। लॉन्ग रन में होता है क्या बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट होता है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट कंडीशन क्या होती है? ए आर इक्वल्स टू ए सी, एल ए सी। तो बेटा एल ए सी किसके इक्वल है? ए आर के, और ए आर किसके इक्वल है बेटा? प्राइस के। तो कुल मिलाकर यहां पर ए सी और एम सी दोनों जो होते हैं वो प्राइस के इक्वल होते हैं बेटा वहां पर। इसके बाद चल रही है बात मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फीचर्स की बात हम यहां पे कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर मोनोपोली और एंड कंपटीशन विद फीचर्स ऑफ मोनोपोली, नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोनोपोली और कंपटीशन दोनों होते हैं, और कंपटीशन की जो फीचर्स हैं बेटा वो ज्यादा होते हैं, मोनोपोली के कम और कंपटीशन के ज्यादा। बेसिकली कई बार क्लास में डिस्कस किया गया कि इस मार्केट का नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों रखा गया, और हमने कई बार आपको समझाया बेटा जहां पर मोनोपोली है वहां पे कंपटीशन नहीं हो सकता, जहां पे कंपटीशन है वहां मोनोपोली नहीं हो सकती। तो इसका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों रख दिया भाई हमने? क्या रीजन था कि हमें रखना पड़ा इसका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? उसकी वजह यह थी कि जो ब्रांड नेम है उस पर कंपनी की मोनोपोली होती है। अगर आज आप एक सोप इंडस्ट्री लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका नाम आप लक्स नहीं रख सकते। आप लक्स रख सकते हो क्या? एक नया सोप आपने लॉन्च किया, नाम रख दिया उसका लक्स, रख सकते हैं क्या हम? नहीं होगा। साबुन बना सकते हो आप, सोप बनाने में कोई रोक नहीं है। सो बेसिकली सोप की अगर बात करें, साबुन की बात करें, तो आप सोप बना सकते हैं, लेकिन नाम लक्स, लाइफ बॉय, सिंथॉल नहीं रख सकते। तो ब्रांड नेम पर कंपनी की मोनोपोली है बेटा। जो ब्रांड नेम है उस पर कंपनी की मोनोपोली है, लेकिन प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है। सोप बनाने से नहीं रोक सकते, लक्स बनाने से रोक सकते हो। सो कॉम्पिटिशन विद मोनोपोली इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है बेटा यहां पर बी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, बेटा रिटर्न्स टू स्केल होते ही लॉन्ग रन में, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, मैटर ही नहीं कर रहा बेटा। रिटर्न्स टू स्केल होते ही लॉन्ग रन में, चाहे वो इंक्रीजिंग हो, कांस्टेंट हो या डिक्रीजिंग। इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट द प्राइस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड रिमेन्स अनचेंज्ड। तो बेटा अगर प्राइस चेंज हो रही है लेकिन डिमांड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, डिमांड अनचेंज है, तो डिमांड कर्व 100% वर्टिकल होगा बेटा। 100% क्या होगा? वर्टिकल। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड।
21 की बात करेंगे बेटा हम, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैव टेकन प्लेस अंडर द कंडीशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है बेटा। यूएसए में, ग्रेट ब्रिटेन में और जो अदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेकर चलते हैं बेटा। वहाँ पे ना तो वहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है ना वहाँ पे सोशलिस्ट है, सो सब अडॉप्ट कर चुके हैं वहाँ पे कैपिटलिज्म को और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेटा सारी। इन द बिगिनिंग इकोनॉमिक्स वाज नेम्ड एज, हमारे चैप्टर 1 की जो यूनिट 1 है उसके फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है बेटा, और हमने पढ़ा है कि इसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे बेटा 19th सेंचुरी तक। सो बिगिनिंग में इकोनॉमिक्स वाज नेम्ड एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसको हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा करते थे बेटा। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि अगर इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी रेज्ड बाय 12%, ईडी इज -0.3 एक्सपेंडिचर मेड ऑन द कमोडिटी बाय द कंज्यूमर। सो यहां पर बेटा आपको सबसे पहले जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इस क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करना है बेटा। कौन से मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर हम जानते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, तो नेगेटिव तो बेटा होना ही होना है इस टाइम। प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन इलास्टिसिटी लेस देन 1 है बेटा। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पे जो इलास्टिसिटी है बेटा वो लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी लेस देन 1 के केस में प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन क्या होता है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस। और यहां पर बेटा प्राइस क्या हुई है? इंक्रीज हुई है, इसलिए एक्सपेंडिचर भी क्या होगा? इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि इलास्टिसिटी लेस देन 1 है बेटा। अगर यहां पर ये आंसर क्वेश्चन में 1.63 यानी कि ग्रेटर देन 1 होता तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है बेटा, क्योंकि वहां पर ग्रेटर देन 1 में प्राइस और एक्सपेंडिचर का नेगेटिव रिलेशन होता है। और अगर इसी क्वेश्चन में इलास्टिसिटी 1 होती तो यहां पर प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि यूनिटरी इलास्टिक के केस में प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए 24 क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन। अब लॉकडाउन तो आप जानते हैं, ड्यू टू कोविड-19 ए कंज्यूमर फाइंड द वेजिटेबल वेंडर्स सेलिंग वेजिटेबल इन द स्ट्रीट्स हैव रेज्ड देयर प्राइस ऑफ वेजिटेबल देन यूजुअल प्राइस। बिल्कुल, जो गली में सब्जी बेचने वाले थे बेटा वो ज्यादा प्राइस पे बेच रहे थे, कम कहां बेच रहे थे बेटा पर। तो उस केस में शी विल बाय डैश वेजिटेबल्स देन एज हर यूजुअल डिमांड शोइंग द डिमांड ऑफ वेजिटेबल इज। तो बेसिकली हम यहां पर बात करेंगे कि हम उतनी ही वेजिटेबल्स परचेस कर रहे थे, ज्यादा प्राइस मिलने पर भी बेटा सब्जी तो उतनी ही खरीद रहे थे ना अपन, कम थोड़ा कर देता अपन ने, क्योंकि उसकी डिमांड तो बेटा इनइलास्टिक है। डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। बेटा आप कपड़े खरीदे ना खरीदे फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा बेटा आपको। घर में लग्जरी गुड्स हैं या नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, लेकिन खाना तो बेटा खाएंगे ही खाएंगे बेटा। तो इस केस में बेटा आप सेम क्वांटिटी परचेस करते रहे, क्योंकि डिमांड यहाँ पे क्या थी? इनइलास्टिक। और इसी वजह से उन्होंने प्राइस बढ़ाई भी, क्योंकि लोग जानते थे कि प्राइस कम हो या ज्यादा लोग सब्जी तो खाएंगे ही खाएंगे। सप्लाई और स्टॉक बेटा दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। स्टॉक वो जो हमारे पास बेचने के लिए अवेलेबल है, सप्लाई वो जो हम बेचने के लिए रेडी हैं। तो हमारे पास 1000 यूनिट पड़ी है, वो हमारे पास स्टॉक है, लेकिन बेचना मैं 500 ही चाहता हूं। तो जो मैं रेडी टू सेल बेचने के तैयार हूं बेटा वो होती है अपनी सप्लाई। इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है बेटा, सेम नहीं। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिराइव्ड डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एग्जैक्टली। अब यहां पर टीवीसी क्यों आया? क्योंकि एमसी का फॉर्मूला है चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू, और एमसी का दूसरा फॉर्मूला है चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू। तो आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट को, किससे? वेरिएबल कॉस्ट से, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। क्योंकि फॉर्मूला भी चेंज इन टीवीसी अपॉन चेंज इन क्यू, इजी है बेटा हमारे लिए। ए फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न आर इंक्लूड इन, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है बेटा वो इंप्लिसिट कॉस्ट में आता है बेटा। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल वहां पे क्लियर किया गया है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा
वो हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट में होता है बेटा, इम्प्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है बेटा ये, क्योंकि इतना पैसा तो अपन लेंगे जो अपने सर्वाइव करने के लिए जरूरी है बेटा, तो उसको हम कॉस्ट में काउंट कर लेते हैं कि इतना तो अपन को चाहिए कि अपन सर्वाइव कर सके बेटा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होता है बेटा, पर बेसिकली वो प्रॉफिट जो हमें सर्वाइवल के लिए हमें चाहिए तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में काउंट होता है बेटा। इसके बाद बेटा हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। तो बेटा कर्व विच आर इंटरसेक्टेड बाय एमसी कर्व एट द मिनिमम पॉइंट। तो एमसी जो कर्व है बेटा, ये अपना एमसी कर्व है, एक तो एटीसी को मिनिमम पे कट करता है और एक एवीसी को मिनिमम पे कट करता है बेटा। तो ये दो कर्व हैं जिनको एमसी अपने मिनिमम पे टच करता है, और वो दो हैं बेटा कौन कौन से, उसमें से पहला जो है बेटा वो है एटीसी और एक है एवीसी। तो यहां पर राइट आंसर होना चाहिए एसी एंड एवीसी। AC and ABC is a right option. AC and ABC is a right option. So 29 पे चलते हैं बेटा। In case of perfect competition, selling cost होती ही नहीं है बेटा। परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट कहां से है बेटा, 0। तो ना तो यहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ना यहां पे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होती है, तो ये सारी कॉस्ट यहां पे होती ही नहीं है बेटा। सो 0। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इन विच फॉर्म ऑफ मार्केट। कौन से मार्केट में एमआर जो होती है वो प्राइस के इक्वल होती है। बहुत सिंपल है बेटे, सबको पता है, P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर, P इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर। सो यहां पर प्राइस इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू ए आर होता है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, ओलिगोपोली में डिमांड कर्व। तो ओलिगोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है बेटा यहां पर, तो आप जानते हैं कि ओलिगोपोली का डिमांड कर्व तो बेटा किंग डिमांड कर्व है बेटा। ओलिगोपोली का डिमांड कर्व क्या होता है बेटा, ना तो वो इलास्टिक होता है ना ही इनइलास्टिक होता है। अपर पार्ट ग्रेटर देन 1, लोअर पार्ट लेस देन 1। तो ना तो आप इसको इलास्टिक कह सकते हैं, ना आप उसका इनइलास्टिक कह सकते हैं, और परफेक्टली इलास्टिक तो बेटा होता ही नहीं है बेटा वो। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है बेटा हमारे पास, क्योंकि बेसिकली ना तो वो इलास्टिक है और ना ही वो इनइलास्टिक है। ना तो आप उसको हाईली इलास्टिक कह सकते हैं, ना आप उसको इनइलास्टिक कह सकते हैं, क्योंकि अपर पार्ट ग्रेटर देन 1 है, लोअर पार्ट लेस देन 1 है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या है बेटा अपने पास, ए ऑप्शन। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में इलास्टिसिटी हमेशा होती है लेस देन 1। ई इज लेस देन 1, हम जानते हैं बेटा इस बात को। मोनोपोली मार्केट में डिमांड देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में परफेक्टली इलास्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक, और मोनोपोली में इनइलास्टिक ऑलवेज। चलिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म। तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है कौन से मार्केट में, तो कौन से मार्केट में प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन हो सकता है। तो बेसिकली मोनोपोली में तो डिमांड इनइलास्टिक है, इसलिए प्राइस चेंज होने का डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सो बेसिकली ज्यादा इफेक्ट तो यहां पर नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मोनोपोली में इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा पड़ेगा। तो यहां पे राइट ऑप्शन बोथ है बेटा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में तो बेटा प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर है ही नहीं बेटा वो, तो अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड करना उसके लिए बस की बात है ही नहीं। सो राइट ऑप्शन यहां पर है बोथ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दोनों में हम खुद प्राइस टेकर होते हैं और खुद प्राइस डिसाइड कर सकते हैं बेटा। तो कौन से मार्केट में प्राइस कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेलर। तो सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन में अभी डिस्कस किया बेटा हमने, क्योंकि यहां पर जो फर्म है बेटा वो प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री प्राइस मेकर। तो फर्म है, यहां पर फर्म है प्राइस टेकर, इंडस्ट्री प्राइस मेकर। एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन मोनोपोली। मोनोपोली में बेटा रिस्ट्रिक्टेड है बेटा, अगर मोनोपोली है तो बेटा न्यू फर्म की एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। आप कैसे आने दोगे बेटा, आपकी मोनोपोली है, किसी नए को तो बेटा वहां पे आने का सवाल ही नहीं उठता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है बेटा वहां पे। लॉ ऑफ डिमांड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस। पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस।
क्या ये रिवर्सिबल है? डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस, क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं है भाई साहब। लॉ ऑफ डिमांड में हम सिर्फ प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे शो करेंगे, डिमांड का इफेक्ट प्राइस पे नहीं, नेवर। सो राइट ऑप्शन क्या बेटा यहां पर? ए, रिवर्सिबल नहीं है बेटा वो। 37 पूछ रहा है ड्यूरिंग रिसेशन व्हाट विल बी द मार्केट डिमांड फॉर न्यू कार्स। तो बेटा जब रिसेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आता है, तो कार्स की डिमांड नॉर्मली हो जाती है कम, और यहां पर इसका रीजन प्राइस नहीं है बेटा, क्योंकि प्राइस कम होने पर भी डिमांड कम होती है बेटा। यहां पर प्राइस कम होती है और प्राइस कम होने पर भी डिमांड क्या होती है? कम। तो प्राइस कम है फिर भी डिमांड कम है, तो यहां पर बेटा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है बेटा, क्योंकि प्राइस का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, यहां पे अदर फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, डिमांड की और ये डिक्रीज हो रही है, इसलिए यहां पे राइट ऑप्शन जो होगा 37 का वो होगा बी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं टर्निंग पॉइंट को। तो कौन सा इकोनॉमिक इंडिकेटर रिक्वायर्ड है? तीनों रिक्वायर्ड है। लीडिंग भी हेल्प करेगा, लैगिंग भी करेगा, कोइंसिडेंटल भी करेगा, सारे रिक्वायर्ड है। सबसे ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम टर्निंग पॉइंट्स को, बिजनेस साइकिल के जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं उन सबको। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर बेटा कौन सा मार्केट है? न्यूक्लियर मार्केट बेटा है यहां पर मोनोपोली, और खासकर गवर्नमेंट की मोनोपोली बेटा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर में बेटा हमने किसी और को एंट्री दे नहीं रखी बेटा, किसी और की एंट्री पॉसिबल भी नहीं है। 40वां क्वेश्चन, मोनोपोली मार्केट, एक बेचने वाला, बहुत सारे खरीदने वाले। मोनोसो नहीं, जस्ट अपोजिट, एक खरीदने वाला, बहुत सारे बेचने वाले, दोनों को मिला दिया, मतलब एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, बायलेटरल मोनोपोली होगी बेटा, बायलेटरल मोनोपोली, बोथ साइड मोनोपोली, खरीदने वाला भी एक और बेचने वाला भी एक बेटा। देखो मोनोपोली क्या होती है? एक बेचने वाला होता है, बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। मोनोसोनी क्या होता है? एक खरीदने वाला होता है, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं, और दोनों साथ ही आ जाए तो मतलब खरीदने वाला भी एक और बेचने वाला भी एक, दोनों एक हो गए तो क्या हो गया बेटा? बायलेटरल, बायलेटरल मोनोपोली हो गई बेटा यहां पर। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 पे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में नहीं होती है? हो ही नहीं सकती है परफेक्ट कंपटीशन में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेटा पॉसिबल ही नहीं है। कौन से मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में तो बेटा प्राइस टेकर है हम लोग, प्राइस डिसाइड कर ही नहीं सकते बेटा, तो प्राइस डिसाइड ही नहीं कर सकते तो डिस्क्रिमिनेशन तो बेटा बहुत ही दूर की बात होगी बेटा अपने लिए। टाइम एलिमेंट, प्रोफेसर मार्शल, मार्केट में टाइम एलिमेंट, शॉर्ट रन मार्केट, लॉन्ग रन मार्केट, वेरी शॉर्ट रन मार्केट, वेरी लॉन्ग रन, वो सब कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे प्रोफेसर मार्शल। ए डिक्रीज इन द डिमांड फॉर मोबाइल फोन, अगर मोबाइल फोन की जो डिमांड है बेटा वो डिक्रीज हो गई है तो क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा ये डिमांड कर्व डीडी है, सप्लाई कर्व ऐसे से बेटा, ई पॉइंट। डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड भाई साहब डिक्रीज हो गई है, डीडी से D1 हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी और प्राइस भी डिक्रीज, क्वांटिटी भी डिक्रीज और प्राइस भी डिक्रीज, सो डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोबाइल फोन बॉट। बिल्कुल सही बेटा, डी ऑप्शन बेटा, क्वांटिटी भी डिक्रीज और प्राइस भी डिक्रीज, दोनों होंगे डिक्रीज। उसके बाद कह रहे हैं विल देयर बी एनी चेंज इन प्राइस चार्ज बाय मोनोपोलिस्टिक इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बताना चाहूंगा बेटा मैं, जब तक मोनोपोलिस्टिक के साथ कंपटीशन वर्ड ऐड नहीं होना तब तक बेटा वो मोनोपोली है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि इलास्टिसिटी जो है बेटा वो 2 है। इलास्टिसिटी क्या है बेटा यहां पे? 2 मतलब ग्रेटर देन 1 है, तो अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस चेंज का डिमांड पर इफेक्ट बिल्कुल होगा। और यहां पर चेंज कर सकते हैं क्योंकि डिमांड इलास्टिक है
अगर आप प्राइस चेंज करेंगे तो उसके बेनिफिट आपको मिलेंगे, आप प्राइस कम रखेंगे तो डिमांड बेटा इंक्रीज हो सकती है। सो राइट आंसर इज ए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब पॉसिबल है बेटा, या कब जरूरी है, क्यों, कब आप कर सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब जरूरी है हमारे लिए? तब ताकि हम एक तो इक्विटी, क्योंकि हर मार्केट में हमें सेम बेचना है और एक में डिमांड इलास्टिक है और एक में इलास्टिक है, तो जहां पे इनइलास्टिक है वहां प्राइस ज़्यादा रख लेंगे और जहां पे इलास्टिक है वहां प्राइस कम रख लेंगे, और इससे लोगों के लिए वो प्रोडक्ट जो है वो फिजिबल होगा, इट मीन्स वो उसको परचेज कर सकते हैं, तो उनके लिए उस प्रोडक्ट को फिजिबल बनाना दोनों रीज़न हो सकते हैं। सो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर है बेटा यहाँ पर। इसके बाद रीजन फॉर ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल होते हैं। स्केर्सिटी ऑफ फैक्टर्स तो बेटा रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्केयर। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है बेटा आपका सी, क्योंकि दोनों रीजन है, इसके पीछे रीजन दोनों है बेटा यहाँ पर। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में? ए रेशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन इन विच स्टेज? तो इको का बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर। इसका राइट आंसर जो है बेटा वो क्या है अपना बी, यानी कि सेकंड स्टेज। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन। एक फिक्स रहेगा, एक को इंक्रीज करोगे तो बेटा एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल होगा, तभी तो इनके प्रोपोर्शन चेंज होंगे। और प्रोपोर्शन चेंज कब होंगे भाई साहब? शॉर्ट रन में होंगे। कब होंगे? शॉर्ट रन में। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन, शॉर्ट रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिगोपोली की क्लोज कौन है बेटा यहां पर? तो देखो वीट फार्मिंग तो नहीं हो सकती, क्लोथ इंडस्ट्री भी नहीं हो सकती, रेस्टोरेंट तो बेटा बहुत सारे होते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन, बिल्कुल जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है बेटा उसको आप ओलिगोपोली में काउंट कर सकते हैं हमेशा। तो यहां पे अगर सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन लिखा होता तो भी आप इसको राइट कर सकते थे, क्योंकि ये हमेशा ओलिगोपोली में ही आएगा बेटा। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व डैश इट्स डिमांड कर्व इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ड्यू टू, तो एमआर कर्व जो होता है बेटा वो डिमांड कर्व से, ये डायग्राम आपको याद होगा, ये एमआर कर्व है बेटा, और एमआर कर्व हमेशा नीचे है, बिलो है, किससे बेटा? डिमांड कर्व से, क्योंकि डिमांड कर्व हम किसको कहते हैं बेटा? एआर को, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, बिल्कुल होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बिल्कुल, देखो अब यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक के साथ साथ लिखा हुआ है कंपटीशन, तो जब मोनोपोलिस्टिक के साथ कंपटीशन वर्ड लिखेगा तभी होगा, अगर सिर्फ मोनोपोलिस्टिक लिखा होता तो मोनोपोली होता बेटा। सो राइट ऑप्शन क्या बेटा इसका? ए। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट शॉर्ट रन। तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, हम सिर्फ आउटपुट ही डिसाइड कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हम प्राइस टेकर हैं, प्राइस मेकर हम नहीं हैं, तो किसी भी कंडीशन में हम प्राइस डिसाइड कर ही नहीं सकते। इसके बाद यहां पर आता है 52 नंबर क्वेश्चन, और वो पूछ रहा है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, फेयर अनफेयर, राइट और रॉन्ग। तो वो बेटा यहां पर जब फेयरनेस की बात आ गई बेटा वो नॉर्मेटिव है बेटा। यहां पर उसका इफेक्ट क्या होगा, इंसिडेंस क्या है, उससे लेना देना नहीं है बेटा। वो सही है या गलत है, वुड बी और ऑट टू बी और शुड बी, तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमेशा नॉर्मेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन है कि डिमांड फॉर कमोडिटी विद नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का केस ये है कि अगर इनकम डिक्रीज होगी, तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है, इनकम डिक्रीज होगी तो वहां पर डिमांड फॉर कमोडिटी विद नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बेटा यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी लिखा है बेटा यहाँ पे क्लियरली। गिफिन गुड्स का एंजल कर्व बेटा हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है, वैसे एंगल कर्व जो है बेटा वो अपने सिलेबस में नहीं है बेटा। एंगल कर्व अपने सिलेबस में कभी नहीं था, ना है ना भी है, ना आगे कभी पहले था, लेकिन फिर भी बेटा एंगल कर्व हमेशा नेगेटिव होता है। सो इसका आंसर सी है, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है बेटा ये क्वेश्चन। आइसो क्वांट इन द रेलेवेंट रेंज आर, बेटा जो आइसो क्वांट होते हैं वो हमेशा इंडिफरेंस कर्व की तरह होते हैं, और वो हमेशा बेटा कॉन्वेक्स भी होते हैं, नेगेटिव स्लोप भी होते हैं,
और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते बेटा। सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 56, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब बेटा देखो, मैं ये चीज कई बार क्लास में बता चुका हूं भैया, कॉस्ट कर्व डिक्रीज हो रहा है बेटा यहां पर। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्रीज हो रहा है, तो बेटा कॉस्ट का डिक्रीज होना हमेशा बेनिफिट होता है बेटा। और वो लॉन्ग रन की बात कर रहा है, तो लॉन्ग रन में क्या होते हैं बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं। क्या होते हैं? इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं बेटा। इसके बाद आया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 57, सिर्फ 3 ही बचे, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57, what will be the situation if factor prices and factor quantities move in the same direction? So बेटा जितने हम फैक्टर्स बढ़ा रहे हैं उतनी कॉस्ट बढ़ रही है, तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री हो गई बेटा। ये सिंपल सी बात है ना बेटा, अगर आप फैक्टर्स को बढ़ाते जा रहे हो और आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, तो बेटा वहां पर आपकी जो इंडस्ट्री होगी वो कौन सी होगी? इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। उसके बाद प्योर मोनोपोलिस्ट, अब सिर्फ मोनोपोलिस्ट लिखा है, मोनोपोली की बात हो गई बेटा यहां पर। सो मोनोपोलिस्ट को लॉन्ग रन में भी प्रॉफिट मिलता है। अरे भैया अकेला ये जिसको लॉन्ग रन में प्रॉफिट मिलता है, उसका रीजन है ब्लॉक्ड एंट्री भाई साहब, दूसरे की एंट्री पॉसिबल नहीं है, दूसरे की एंट्री पॉसिबल नहीं है। किंग डिमांड कर्व, तो किंग डिमांड कर्व मॉडल जो है ओलिगोपोली का, वो क्या कहना चाहता है बेटा? वो ये कहना चाहता है कि वहां पर लोग कोलिजन में नहीं है, इंडिपेंडेंस तो बेटा यहां पर है ही नहीं, और अपनी प्राइस को कांस्टेंट रखने की कोशिश वो करते हैं क्योंकि प्राइस रिजिडिटी है। सो ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन यहां पे सही है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मॉड्यूल में से, कंफर्ट हमेशा नेसेसिटी और लग्जरी के बीच में होता है बेटा। एसी, एसी क्या है साहब? लग्जरी। फैन बेचारा नेसेसिटी, तो कूलर क्या है? कंफर्ट। तो कूलर हमेशा एसी और फैन के बीच में है, यही नेसेसिटी और लग्जरी। तो यहां पर बेटा हमारा इको का पेपर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब बीसीके का पेपर। हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हम अपना जो फर्स्ट एमटीपी है उसका जो बीसीके वाला पार्ट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी इस पेपर को करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और बीसीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर कोई न्यूमेरिकल्स या कोई कैलकुलेशंस वगैरह तो यहाँ पर होते ही नहीं है, और सीधे क्वेश्चंस के सीधे आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन, ह्यूमन बिहेवियर, लॉ एंड पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, ये सब बीसीके में यूज़ किए जाते हैं। तो ये कौन सा डोमेन है इसका? हम कौन से डोमेन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि वो एक्लेक्टिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, एक्लेक्टिक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी, क्योंकि एक्लेक्टिक का मतलब ये होता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी और बहुत सारे डिसिप्लिन में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन है हमारा सी। सेकंड है एक का गेन दूसरे का लॉस, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेम पॉइंट हमने बुक में पढ़ा था, जहां पर हमने यह पढ़ा था कि अगर एलईडी टीवी आए तो एलईडी टीवी आए तो इससे जो पुराने टीवी थे उन पर बैड इंपैक्ट हुआ, लेकिन एलईडी को फायदा हुआ। सिंपल सी बात है, स्मार्ट टीवी आ गए तो एलईडी को नुकसान हो रहा है। तो यहां पर एक के लिए प्रॉफिट और एक के लिए लॉस हमेशा से होता है बेटा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, बैंक ऑफ मदुरा वाज एक्वायर्ड बाय विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने बैंक ऑफ मदुरा को एक्वायर्ड किया है? राइट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने एक्वायर्ड किया है बैंक ऑफ मदुरा को। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पॉलिसी की। तो यहां पर पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट जिसके हमारे कुछ मोटिव होते हैं, और वो कौन सा होता है? वो हमारा कौन सा डेवलपमेंट है? याद कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें हमने 3 रेस्पॉन्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। हमारे 3 रेस्पॉन्स थे। एक रेस्पॉन्स जिसमें हम सिर्फ सर्वाइवल के लिए सोचते हैं, दूसरा प्रोसीड विद क्वेश्चन, यानी कि जहां पर हम ये सोचते हैं कि कैसे हम सर्वाइवल भी करें, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ गेन करें, और तीसरा डायनामिक रेस्पॉन्स था बेटा, जहां पे हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी और थ्रेड्स को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया था। सो बेसिकली ये आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके बाद है यहाँ पर इनमें से कौन सा फंक्शन आरबीआई का नहीं है? बैंकिंग को प्रमोट करना ही करना है, बैंकर टू दी गवर्नमेंट है ही, नाबार्ड को फंडिंग भी देता है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल डेटा कलेक्ट करना आरबीआई का काम बिल्कुल भी नहीं है।
नो। हाईएस्ट प्राइस द बायर इज विलिंग टू पे, जो हम ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हैं, वो क्या होता है? वो बिड होता है बेटा। बिड वही तो प्राइस है जो हम हाईएस्ट पे करने के लिए रेडी हैं, तो जो हाईएस्ट पे करने के लिए रेडी हैं वो है बिड। इसके बाद स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट में जो डिफरेंस है वो कौन बताता है? जिसमें ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, तो ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होता है, पार्टनरशिप में भी नहीं होता है, बेसिकली कंपनी में होता है बेटा। कहाँ होता है बेटा? कंपनी में। इसके बाद सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। सो रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी बिल्कुल होगा, फैमिली स्ट्रक्चर भी होगा, एजुकेशन लेवल भी होगा, लेकिन राइजिंग इनकम, ये तो इकोनॉमिक हो गया ना बेटा। इनकम का इंक्रीज होना सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का पार्ट थोड़ी ना है, वो किसका पार्ट है बेटा? वो पार्ट है इकोनॉमिक का। इसके बाद दो डैनिश इंजीनियर ने एक कंपनी इंडिया में बनाई थी, और उस कंपनी का नाम था लार्सन एंड टर्बो। कंपनी की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि दो डैनिश इंजीनियर थे जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, जिसका नाम है यहाँ पर लार्सन एंड टर्बो। अब यहाँ पर बात चल रही है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो होता है बेटा, वो बाय डायरेक्शनल होता है बेटा। पॉलिसी आपको बनानी है तो आपको सोच समझ के पॉलिसी बनानी पड़ेगी। पॉलिसी किस लिए बनानी है, क्यों बनानी है, उसके क्या इम्पैक्ट होंगे, सो बाय डायरेक्शनल है बेटा। यहाँ पर फ्री एंड फेयर कंपटीशन में सब कुछ होता है और क्या नहीं होता है। तो फ्री एंड फेयर कंपटीशन होगा तो क्या नहीं होगा? पनिश द लेगर्ड्स, बिल्कुल लेगर्ड्स को पनिश करेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, इनोवेशंस भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर फिक्स चॉइस क्यों होगी कंज्यूमर के पास? उसके पास तो बहुत सारी चॉइस अवेलेबल होंगी। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तो 50 फर्म होगी, और 50 फर्म होगी तो कंज्यूमर के पास 50 चॉइस भी होंगी। तो फिक्स चॉइस क्यों होगी बेटा उसकी? तो उसके पास मल्टी चॉइस होगी बेटा वहाँ पे। सो राइट ऑप्शन क्या है बेटा यहाँ पर भी? इसके बाद सिक्योरिटीज जिसकी प्राइस डिराइव्ड है किसी अनादर एसेट से, तो बेटा वो डेरिवेटिव्स होते हैं। याद कीजिए, हमने क्लास में डिस्कस किया था। जैसे ये ऑयल कंपनीज हैं, इनके शेयर्स के रेट जब क्रूड ऑयल के रेट अप या डाउन जाते हैं, तो उसकी जो शेयर्स हैं उस पर उसकी प्राइस का इफेक्ट पड़ता है बेटा। तो यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है वो किससे डिसाइड हो रही है? क्रूड से। तो क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव्स हो गए बेटा। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल टिप्स पे होते हैं, और ये तो सिर्फ देखते ही सिर्फ टिक करने होते हैं बेटा। में सिर्फ मार्क करना होता है OMR शीट में, तो इजी क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। उसके बाद एनवायरमेंटल एनालिसिस की बात हम कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल एनालिसिस से क्या फ़ायदा है? तो फ़ायदे हैं बेसिकली देखा जाए तो। क्या प्रोवाइड करेगा हमें इनपुट मिलेगा जिससे हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, थ्रेट्स को हम एडवांटेज में चेंज करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, तो ऑल ऑफ द बहुत सारे एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे, तो ये सारे के सारे फ़ायदे हमें मिलने वाले बेटा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इनमें से कौन सी एक फॉरेन कंपनी नहीं है? वॉलमार्ट बिल्कुल है, नेस्ले बिल्कुल है, HP बिल्कुल है, डॉक्टर रेड्डीज इंडियन कंपनी बेटा। डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है वो इंडियन कंपनी है, और यहाँ पे राइट ऑप्शन भी बेटा यही है। प्राइवेटाइजेशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो प्राइवेटाइजेशन की कौन सी जो फॉर्म है वो नहीं है बेसिकली देखा जाएगा यहाँ पे। तो डाइवेस्टमेंट तो होता है, डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, सभी होते हैं। क्या नहीं होता है? डेडिकेशन नहीं होता है। 4 ही पार्ट थे इसके, जिसमें एक डिसइन्वेस्टमेंट था, एक डाइवेस्टमेंट था, एक आपका डिस्प्लेसमेंट था। तो बेसिकली यहाँ पर डेडिकेशन वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। सो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो है C, यानी कि डेडिकेशन। इसके बाद सेबी के फंक्शन की बात करें तो सेबी का कौन सा फंक्शन नहीं है? सो लेजिस्लेटिव तो है, जुडिशियल भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है, लेकिन ये फिजिकल नहीं होता है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है सेबी के साथ। ADR चैप्टर 6
चैप्टर 6 टर्मिनोलॉजी, एडीआर क्लियर लिखा हुआ है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं। क्या होते हैं एडीआर? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। अगर एचयूएफ की बात हो रही है तो एचयूएफ बेटा हिंदू और सिख फैमिलीज में भी होता है, जैन फैमिलीज में होता है, बुद्ध में होता है, मुस्लिम में नहीं होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर मुस्लिम फैमिली में कोई अपने बिजनेस का पार्ट हिस्सा बनना चाहता है तो उसके लिए उसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो बेसिकली यहां पर राइट आंसर है मुस्लिम फैमिली, क्योंकि मुस्लिम फैमिली में एचयूएफ काम नहीं करता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर बात कर रहे हैं पेस्टल। तो बेटा पेस्टल जो स्टडी करता है बेटा वो हमेशा मैक्रो एनवायरनमेंट की करता है बेटा, माइक्रो के नहीं। ऑलवेज स्टडी ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट, सिर्फ मैक्रो की स्टडी करेगा, माइक्रो की कभी भी नहीं। इसके बाद इंडियन एलपीजी किसका पार्ट है बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है, इंडियन ऑयल का ही होगा बेटा। अब ऐसे क्वेश्चन फ्री के नंबर होते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो क्या होते हैं, फ्री के नंबर। इंडियन एलपीजी किसका पार्ट होगा, नेशनल थर्मल पावर का क्यों होगा, ओएनजीसी का क्यों होगा, किसका पार्ट है वो, आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पार्ट है। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू इंपोर्ट। अब देखिए यहां पर ये डिसइन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, एग्रीगेशन भी नहीं होगा, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होगा। तो यहां पर राइट ऑप्शन एक ही बचता है और वो है बेटा ग्लोबलाइजेशन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में अगर एग्जाम में यहां पर ग्लोबलाइजेशन की जगह अगर प्राइवेटाइजेशन होता तो गलत होता, लेकिन अगर लिबरलाइजेशन होता तो शायद हम उसको सही कर सकते थे। तो ऑप्शन में या तो आपको लिबरलाइजेशन मिलेगा या ग्लोबलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि यहां पर हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को कम कर रहे हैं। तो दोनों में से जो मिलेगा वो आप सही कर सकते हैं। वैसे अगर यहां पर ग्लोबलाइजेशन है तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पे लिबरलाइजेशन नहीं है, और लिबरलाइजेशन होता तो शायद ग्लोबलाइजेशन नहीं होता। इस बात का आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे बेटा। इसके बाद चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 23। आरबीआई को कुछ पावर्स दी गई हैं जिससे वो कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है कमर्शियल बैंक को, और वो पावर इन दोनों एक्ट में दी गई है बेटा इसको। तो राइट आंसर है बेटा यहां पर बोथ ए एंड बी, दोनों में इसको पावर दी गई है, चाहे वो आरबीआई एक्ट 1934 हो या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दोनों में ये पावर इसको दी गई है बेटा। सो राइट ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड सी। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमारे रिस्क को कम करती है बेटा। तो जब भी आप ये लाइन पढ़ लेना, मिनिमाइजिंग द रिस्क, तो आप टिक कर देना सीधा हेज। हेजिंग फंक्शन वो फंक्शन है जो आपके रिस्क को कम करता है बेटा। ऐसी कोई सी पॉलिसी जो आपके रिस्क को कम करती है वो हेजिंग फंक्शन होता है, हेज पॉलिसी होती है बेटा वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है एक फर्म का। सेल्स तो बढ़ानी है बेटा, बिल्कुल बढ़ानी है, इंप्रूवमेंट भी करना है मार्केट शेयर में, प्रॉफिट एंड रिटर्न भी चाहिए, बट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारा काम है। अरे ये भी हम करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, कुछ काम तो गवर्नमेंट पे छोड़ो। हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बिजनेस खोला है, ये कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारा काम नहीं है, तो हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से आपको इनकरेक्ट जो है वो आपको मार्क करना, और ये सारे जो स्टेटमेंट है वो पार्टनरशिप के बारे में है। तो यहां पर बेटा जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में ये चीज गलत है बेटा, क्योंकि यहां पे लिखा गया कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड। कैसे हो सकती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है सिर्फ एलएलपी में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और ये पूछ रहा है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। तो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में जितने पार्टनर्स होते हैं उन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड नहीं होती है। सो पार्टनरशिप के बारे में ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है बेटा। इसके बाद पूछा गया कि हमसे यहाँ पर सीईओ, अब ये आपको टेबल बनवाई थी मैंने, आपको याद होगा बेटा, और इस टेबल का यही फायदा है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस हमें याद हो जाते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि एक टेबल हमने बनाई थी इसमें सारे एमडी, सीईओ, सीएफओ हमने नोट किए थे, और वो टेबल से पढ़ने का ये फ़ायदा है कि ऐसी चीज़ें हमें बहुत जल्दी से याद होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पे लार्सन एंड टर्बो के जो सीईओ एंड एमडी हैं वो एसएन सुब्रमण्यम है, एसएन सुब्रमण्यम। इसके बाद इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आरबीआई के कंसर्न में गलत है, इनकरेक्ट है,
सो यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, तो आई थिंक यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वो बात है यहाँ पे सी। भैया इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर की टेंशन करने के लिए हमारे पास IRDAI है। इसका काम है देखना कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखना IRDAI का काम है, वो काम RBI का काम नहीं है। RBI जाके चेक नहीं करेगा कि साहब आपको कोई बेनिफिट मिला या नहीं मिला, या पॉलिसी होल्डर्स को जो है उनको ये जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये हमारा काम नहीं है बेटा। इकोनॉमिक रिफॉर्म आ गए बेटा, इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1992, और LPG का नाम दिया आपने, और इसमें हमें क्या करना था और किस लिए ये स्टार्ट की गई थी LPG पॉलिसी। तो बेसिकली यहाँ पर इसका जो रीज़न है बेटा, वो रीज़न तो देखा जाए तो ये भी हमने किया, लिक्विडेशन ऑफ लॉस मेकिंग यूनिट, बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन किया ही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी हमने बढ़ाया और गुड गवर्नेंस तो बढ़ाई है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है। बेसिकली यहाँ पर LPG की बात हो रही है और LPG में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर पर्टिकुलर इन तीनों के रिलेशन में देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो बात कही गई है लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन का मतलब होता है पार्ट्स में बेचना उसको, और हमने जब प्राइवेटाइजेशन किया था तो दो हमने प्राइवेटाइजेशन किए थे, और एक प्राइवेटाइजेशन जो हमारा था वो माइनॉरिटी था और एक मेजॉरिटी था। तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में क्या था हमने, और रही बात प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने की, तो हमने बिल्कुल बढ़ाया है। तो बेसिकली यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर डी है, क्योंकि परफेक्ट जो LPG है उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका आंसर डी है, क्योंकि एग्जैक्टली LPG क्या था उसको ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो डी है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि स्टार्टिंग में किसी चीज़ को कम प्राइस पे बेचना, प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग होता है बेटा, जानते हैं आप लोग। हम प्राइस इसलिए कम कर देते हैं ताकि मार्केट में अगर कोई कॉम्पिटिटर आने वाला है तो वो ना आ पाए, मार्केट में अगर कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है तो वो नहीं आ पाए, इसलिए हम प्राइस को कम कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, जिसे हम प्रीएम्प्टिव प्राइसिंग कहते हैं। इसके बाद कर रहे हैं हम 31 की, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होता है HUF में, सही है। LLP एक्ट 2009 से आए, बिल्कुल सही है। डोरमेंट कंपनी भी रजिस्टर्ड हो सकती है कंपनी एक्ट 2013 में, बिल्कुल सही है। ऑल आर करेक्ट, सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसमें आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। पेस्टल क्या है बेटा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंट, यही तो होता है। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशियो कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर एनवायरमेंटल, सारे सही हैं। सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, यस। सारे मैक्रो एनवायरमेंट के हैं, यस। सो राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके होटल्स भी हैं, FMCG भी है और IT भी है, तो ऐसी कंपनी है बेटा ITC लिमिटेड, कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, और इसके होटल्स भी हैं, FMCG में भी है और IT में भी ये काम करती है, सभी में काम कर रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, पब्लिक पॉलिसी बेटा वो होती है जो सबके लिए काम करती है बेटा, वो होती है पब्लिक पॉलिसी। और यहां पर पब्लिक पॉलिसी अगर बात की जाए तो बेटा सिर्फ कार्स खरीदना तो पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकती, या कोई बिल्डिंग गिराना पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकती। इसके अलावा एक पार्क को बनाना या पार्क का नाम चेंज करना बेटा पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकती। तो पब्लिक पॉलिसी क्या है बेटा, आधार कार्ड, जो पूरे जितने भी इंडियंस है सबके लिए एप्लीकेबल है कि सबको आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा भाई साहब। तो ऐसी पॉलिसी सबके लिए बेटा वही पब्लिक पॉलिसी है जो सबको इफेक्ट करे। सेबी से पहले कौन कंट्रोल करता था हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को, अच्छी तरह याद होगा आपको, सेबी से पहले काम करने वाला था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, CCI। कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज वो ऑर्गेनाइजेशन था जो सेबी से पहले ये काम संभाला करता था। और 36 कंसोलिडेशन क्या है बेटा यहाँ पर, व्हाट इज कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन में दो फर्म मिलती है बेटा, और सारे जो एसेट्स है वो तीसरे नए जो एंटिटी स्टार्ट की है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। तो सेम डेफिनेशन है चैप्टर 6 में मैंने आपको बताया था,
वर्ड देकर मीनिंग या मीनिंग देके वर्ड, ये दो ही काम होते हैं बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर सेम डेफिनेशन कंसोलेशन में लिखी हुई है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद विप्रो के चेयरमैन कौन हैं? तो विप्रो के प्रेजेंट चेयरमैन हैं ऋषद प्रेम जी। तो ऋषद प्रेम जी। इसके बाद बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों है बेटा, इंटर रिलेटेड भी है, इंटर डिपेंडेंट भी है। भैया टेक्नोलॉजी और बिजनेस इंटर रिलेटेड भी है और इंटर डिपेंडेंट भी, एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है बेटा। तो बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन है बेटा सी। एसएचजी का नाम आने के बाद आपके लिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप है और हम सब जानते हैं कि ये नाबार्ड है। नाबार्ड का ही प्रोग्राम है एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो जहां पे एसएचजी आ जाए तो सोचने की जरूरत ही कहां पड़ रही है। अरे एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम किसका? नाबार्ड का। और उसके बाद गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है 500 करोड़ 400 करोड़ रुपए वोमन एंटरप्रेन्योर्स पे और बेनिफिट, उनके बेनिफिट के लिए। तो बेटा जहां पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ गया ना बेटा, वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती बेटा। अब यहां पर हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेटा ये एफडीआई भी नहीं है। यहां पर एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है, और एंटरप्रेन्योर्स जरूरी नहीं है कि सर्विस सेक्टर में ही हो या बिजनेस सेक्टर में हो या कहीं भी हो सकते हैं बेटा। तो फिर राइट ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, और वो है फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, उसका आंसर है फिस्कल पॉलिसी। तो यहां पर बेटा कंप्लीट होता है हमारा ये पेपर। बीसी की जैसा कि आपने देखा कि आसान है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बिना किसी कैलकुलेशन के और बिना किसी मेथड के, डायरेक्टली सिर्फ आपको आंसर पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो।